अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या किसी भी लिफ्टिंग में इन्वॉल्व हैं तो आपको रिगिंग सेफ्टी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो वर्कर हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि रिगिंग टूल कौन कौन से होते हैं, उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके रिलेटेड सेफ्टी के बारे में बहुत ही सिंपल भाषा में, जिसमें कि ज़्यादा पिक्चर्स रहेंगे, छोटे मोटे कैलकुलेशन रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिगिंग का जन्म बहुत पहले ही हुआ था, चाहे वो पिरामिड बनाने में हो, चाहे नाव को खेने के लिए उसका पाल उठाने में हो, या बहुत सारे बड़े बड़े इमारत या बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर बनाने में पहले से ही किया गया है। तो इसलिए ये बहुत ही पुराना है, लेकिन आज हम लोग नए टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग नए टेक्निक के बारे में देखेंगे। आइए जानते हैं रिगिंग होता क्या है। तो रिगिंग जो है, जैसा कि आप जानते हैं, हम कोई भी चीज़ क्रेन के हुक में या किसी चीज़ के हुक में लगा के उठाते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को बांधने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सीलिंग, बेल्ट, डिसैकल, और नीचे में लोड रहता है। तो जो हुक के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा रिगिंग का पार्ट आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये जो क्रेन के ऊपर का पार्ट है वो क्रेन ऑपरेटर की जिम्मेदारी है, और क्रेन के हुक के जो नीचे का पार्ट है, जो हिचेज और लोड होता है, वो रिगर की जिम्मेदारी होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सीखना तब तक नहीं हुआ है जब तक व्यवहार में बदलाव नहीं आया है। यानी कि आप अगर सीखते हैं और इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो सीखने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई लोड आप उठाने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको लोड को एनालाइज करना है, यानी कि कितना लोड है, कैसा लोड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। उसके बाद आपको गियर सेलेक्ट करना है, यानी कि बेल्ट यूज़ करेंगे, सीलिंग यूज़ करेंगे, किस तरह का डिसाइकिल यूज़ करेंगे। और ये सब करने के बाद फिर आपको करेक्ट कैपेसिटी उसकी पता करनी पड़ेगी, यानी कि आपका लोड कितना टन का है और ये आपकी जो गियर यूज़ कर रहे हैं वो कितने टन का है। उसके बाद जो है आपको कैसे फिट बैठेगा ये, उसके लिए हम लोग किस तरह का फिटिंग का इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है, यानी कि हिचेज किस तरह का लेंगे, यानी कि बकेट में उठाएंगे या चोकर बना के उठाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी क्रेन एक्सीडेंट होता है उसका 34% पार्ट जो है वो रिगिंग से होता है। तो इसलिए रिगिंग सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिगर कॉम्पिटेंट ना हो तो बड़ी ही दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आई बोल्ट है, वायर रोप सीलिंग है, यहाँ पे चेन सीलिंग है, और ये आपका बेल्ट सीलिंग है, ये बो साइकिल है। ये सारे कंपोनेंट साइटों पे यूज होते हैं। सीलिंग कुछ इस तरह के हैं, जैसे आप देख रहे हैं, डबल लेग सीलिंग है, ये ट्रिपल लेग सीलिंग है चेन का, मेटल मेश भी यूज होता है, सिंथेटिक वेब सीलिंग भी यूज होता है, सिंथेटिक राउंड वाला सीलिंग भी यूज होता है, और मैंने वायर रोप के बारे में बताया ही। और कुछ एग्जांपल है, जैसे कि क्रेन हुक है, और ये बो साइकिल है, डी साइकिल बो साइकिल दोनों भी होता है इसमें, और चूँकि ये बो टाइप का बना हुआ है तो इसलिए बो साइकिल है। उसके बाद आई बोल्ट है, उसके बाद ये होस्ट रिंग्स है, मास्टर लिंक है, उसके बाद टर्न बकल है, ब्लॉक्स है। ये आप देख रहे हैं कि प्लेट उठाने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट लिफ्टिंग क्लैंप यूज़ करते हैं, जो कि ये 3 टन का है। उसी प्रकार वर्टिकल प्लेट लिफ्टिंग क्लैंप का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट है, रिगर के कंपोनेंट हैं। ये है सीलिंग के टाइप, जैसा कि देख रहे हैं, एलवाई, स्टील चेन, वायर रोप, मेटल मेश, फाइबर रोप, सिंथेटिक वेब। अगर आप किसी इक्विपमेंट को यूज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, यानी कि जो भी रिगिंग इक्विपमेंट है उसके कितनी कैपेसिटी है, यानी कि उसका वर्कलोड लिमिट क्या है, उस चेन की लिमिट क्या है। तो उसका आपको सबसे पहले टैग देखना पड़ेगा। टैग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें भी टैग लगा हुआ है, मतलब इसमें पंच करके लिखा हुआ है। इस पर भी आप देख रहे हैं पंच करके लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। और अगर आप बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी अंदर में वहाँ पे दिया रहता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि यहाँ इसका देख रहे हैं 3 टन कैपेसिटी है। जिस तरह से उठाएंगे उस तरह से उसका फैक्टर है, और इस तरह से आप देख रहे हैं इसको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 5 है। तो इस इफ़ेक्टिव लेंथ ये 6 मीटर का है। तो ये सारा चीज़ जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब जानते हैं कि जब वायर जो भी सीलिंग यूज़ करेंगे उसको कितने तरीके से बांध सकते हैं। तो सीलिंग का बांधने का तरीका है, एक तो आप इसको हिचेज बोलते हैं बांधने को। तो हम देखते हैं कि कभी कभी सीलिंग को हम खड़ा ऐसा बांधते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल हिचेज, और इसकी कैपेसिटी जो है मैक्सिमम होती है, और मतलब जितना उस पर लिखा रहेगा उतना ऐसे उठाएगा, यानी कि 1, इसका फैक्टर जो है 1 होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना होगा, जैसा बांधेंगे उसकी कैपेसिटी या तो इंक्रीज होगा नहीं तो डिक्रीज होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अब अगर अगले
पिक्चर में हम देखते हैं, तो ऐसे भी हम कभी कभी बांधते हैं। इसको बोलते हैं चोकर हीचेज। आप वर्कर से पूछेंगे तो इसको हम लोग चोकर हीचेज बोलते हैं। और ये पूरे जो मटेरियल होता है उसका 360 डिग्री इसमें मतलब पकड़ रहता है, इसमें कंटेक्ट रहता है। तो आप कह सकते हैं कि इसीलिए इसको चोकर हिच बोलते हैं। और ये 75 से 80% जो है इसका कैपेसिटी रह पाता है, यानी कि अगर 1 टन उठाने की कैपेसिटी है इसकी, तो इसका 75 से 80% ही बचेगा, यानी कि वो लगभग 800 या 750 केजी ही उठा पाएगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, यानी कि चोकर हिच जब करेंगे तो हम उसका लोड कैपेसिटी हमारा डाउन हो जाएगा। अगर हम बास्केट हिचेज का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाना मतलब क्या होता है कि डबल हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें डबल कैपेसिटी हो जाएगी। अगर ये 1 टन का उठाने की कैपेसिटी है तो इस तरह से 2 टन उठाएगा। एंगल बढ़ने से भी थोड़ा कैपेसिटी कम होता है, तो उसके लिए आपको उस पर जो टैग लगा रहेगा उसको आप देख सकते हैं, अदरवाइज उसका चार्ट देख सकते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको और क्लियर होगा अच्छे से। अगर हम किसी पाइप को उठा रहे हैं, अगर हम बास्केट बना दें, यानी कि ऐसे केवल 1 राउंड घुमाएं, तो क्या होगा, वहाँ पे ये पाइप गिर जाएगा उठाने के बाद। तो इसलिए हम लोग इसको डबल रैप बास्केट हिच बोलते हैं। और इसमें 2 बार घुमाते हैं। पिछले वाले फ़ोटो में हमने क्या किया था, 1 बार घुमाया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें हम लोग 2 बार घुमा रहे हैं, तो ये होता है। और कभी कभी हम लोग इस तरह से डबल यूज़ करते हैं, यानी कि इसको ब्रिडल हिचेज बोलते हैं। मतलब एक मास्टर लिंक में 2 लगा रहेगा, तो 2 लगा है मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 3 लगा रहेगा मतलब ट्रिपल, 3 रहेगा मतलब 4 रहेगा, मतलब ये 4 गुना कैपेसिटी उठा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि किसी एक पे इसका पूरा लोड ना आए। और अगर 4 लगा रहे हैं और चारों का 4 टन कैपेसिटी है, तो ये मास्टर लिंक भी 4 टन का होना चाहिए, मतलब कि उतना जितना चारों कैपेसिटी है उसी के अनुसार ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एंगल के अनुसार ना कैपेसिटी घटता या बढ़ता है, आगे चार्ट से क्लियर होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर एंगल बढ़ता जाए घटता जाए, जैसे कि 35, तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी कि 0.57। 90 है मतलब पूरा 1 उठाएगा। जैसे देख रहे हैं ना, इसमें ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे पूरा 100% कैपेसिटी है, यहाँ पे 60 का 60 जैसा देखेंगे, 30 का 30 जैसा देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 60 है मतलब कितना कैपेसिटी होगा, यानी कि 0.86। 90 है मतलब 100। 35 पे ये पॉइंट आधा उठाएगा सीधा। तो ये है लॉस फैक्टर, इसको बोलते हैं। जैसे मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा लोड जो है 4.2 टन का है, ये पाउंड में दिया हुआ है, मतलब जैसे हम लोग एक फिगर देखते हैं यहाँ पे, तो 4.2 टन का है, यानी 4200 का है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हमने ब्रिडल हिचेज का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 2 सीलिंग है और इसकी कैपेसिटी एक की है 2800, तो दोनों कितनी हो जाएगी, 5600, है ना। अब क्या है कि ये चूंकि 60 डिग्री का है तो पूरा 5600 तो उठा नहीं पाएगा, इसके लिए इसमें लॉस फैक्टर होंगे। कितने लॉस फैक्टर होंगे, तो मैंने कि जैसे आपको चार्ट में दिखाया 60% के लिए कितना था, तो 0.866 था। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4849.6। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा लोड कितना है 4200 और उठाने का कैपेसिटी कितना बन रहा है, तो 4800, यानी कि ये ज़्यादा है या लोड कम है, ये ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, लोड कम है, यानी कि ये सेफ़ है उठाने के लिए, तो आप इसको उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जैसा देख रहे हैं ना, जितना एंगल इस तरह का आपको चोकर में बढ़ता है, अगर एंगल यहाँ बढ़ेगा तो कैपेसिटी कम होगा, एंगल घटेगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो ये एंगल भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप सीलिंग वगैरह का कैपेसिटी ही देख लिए वही काफ़ी नहीं है। और अगर बात करें, अगर आपको बेल्ट साइड पे मिल रहा है उसकी कैपेसिटी चेक करनी है, तो आप कैसे देखेंगे, ये देख रहे हैं कलर कोडिंग है, ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है। आप कलर ऐसा ध्यान दे लीजिए, जैसे बैगनी कलर है तो 1 टन, हरा कलर है 2 टन, पीला है 3 टन, है ना। ऐसे आप ग्रे है 4 टन, रेड है 5 टन। तो इस तरह से आप कैपेसिटी, अगर ये आप कलर नहीं पहचान पा रहे हैं तो इस पर एक सिलाई देखिए, 1 सिलाई 1 टन, 2 सिलाई 2 टन, 3 सिलाई 3 टन, 4 सिलाई 4 टन। ऐसे भी करके भी आप कैपेसिटी पता कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि जिस तरह से बांधेंगे ना उस तरह से उसका लोड जो कैपेसिटी है, यानी कि जो फैक्टर है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये बैगनी है 1 टन, अगर ऐसा उठाएंगे तब 1 टन, अगर ऐसा उठाएंगे तो वो 80% ही उठा पाएगा, जबकि ऐसा बास्केट बना देंगे तो डबल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि हर दिया हुआ है। तो जब भी आप बेल्ट का यूज़ करना है तो आपको कोई चार्ट को फॉलो करना है, एक बार ज़रूर देखना है कि हमारा कितना कैपेसिटी यहाँ पे बन रहा है, कोई लॉस फैक्टर भी है क्या उसमें। अगर हम लोड को उठाने जा रहे हैं तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको पता ना हो
और अगर हम उठाएंगे तो क्या होगा, लोड पलट जाएगा। तो इसीलिए हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से पकड़ के उठाते हैं और ये है तो दोनों एक सीधा में रहेगा और बैलेंस रहेगा। अगर हम यहाँ से पकड़ के उठाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो ये क्या होगा, झुक जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम उठाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जब भी हम सामान उठाएंगे तो पहले उस सामान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। मान लेते हैं सीजी यहाँ पे, इसका यहाँ पे है सेंटर, और हमारा क्रेन हुक उसी सेंटर पे ही लगाना है, नहीं तो क्या होगा, वो ऐसे हो जाएगा सामान, ठीक है। और ऐसे होगा मतलब उसका जहाँ सीजी आएगा ना, फिर उसी पे आके ये सीधा सीधा हो जाएगा। तो हमको इसीलिए क्रेन हुक जब भी लगाना है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जस्ट ऊपर लगाना है, एक लाइन में होना चाहिए, तभी वो लोड बैलेंस रहेगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालना है ये तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप जान लीजिए कि अगर एक पाइप है तो बीच में उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, है ना। अब लोड बहुत अलग अलग तरीके का बना हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी के अनुसार वेरी करता है। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ से उठाएं ऊपर से तो क्या था, यहाँ मान लेते हैं सीजी है तो दोनों एक लाइन में होगा, बैलेंस होगा। यहाँ पे उठा रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं चूँकि ऊपर यहाँ सीजी ऊपर हो जाएगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये ऐसे पलट जाएगा ऐसे। तो ये होता है, हम लोग इसीलिए सीजी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। सीजी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसका बीच जहाँ पे उसका लोड कंसंट्रेट है। उसी प्रकार ये है, अगर दो ब्लॉक मिला हुआ है दोनों ब्लॉक को जोड़ के तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम सामान उठा रहे हैं, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और हमने हुक लगाया यहाँ पे, बांधा हमने। अब ये क्या होगा, जैसे ही आप उठाएंगे ना, क्योंकि इधर लोड ज़्यादा है, देख रहे हैं ना आप, इधर मोटा चीज़ा दिख रहा है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर फिक्स है, इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे ही उठाएंगे ना तो ये वाला चीज़ नीचे भागेगा, और भाग के कहाँ जाएगा, तो इस लाइन पर आएगा, जैसे देख रहे हैं ना इसी लाइन पर आया। तो कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो हुक है ना वो एक लाइन में ही रहेगा। तो अब हमको क्या करेंगे, अब हम लोग गलती नहीं करेंगे ऐसा, अब हम लोग वहीं पे हुक लगाएंगे जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, दोनों को एक सीधा में। अब क्या होगा, ये लोड एकदम सही बैलेंस उठेगा। तो ये हमको थोड़ा ध्यान देना है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जब भी हमें लोड को उठाना है तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उसका वेदर क्या है, यानी कि हवा का डायरेक्शन कितना है, यानी कि मान लेते हैं कि हवा की जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना है। प्रिसिपेशन मतलब होता है जैसे कि बारिश, बारिश में भी हमको काम नहीं करना है। ज़्यादा टेम्परेचर हो तो क्या होता है ना कि हमारा, जैसे मैंने बताया बारिश, बारिश में क्या होता है कि जब बारिश आएगा ना तो वहाँ का मिट्टी गीला हो जाएगा और क्रेन पलटने का चांस रहेगा, क्योंकि मिट्टी गीला होगा, सारा लोड तो मिट्टी के ही ऊपर है ना। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, सीलिंग का, बेल्ट का कैपेसिटी जो है कम होता जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से। तो ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम नहीं करना है। ज़्यादा टेम्परेचर मतलब सनलाइट में नहीं, सनलाइट तो नॉर्मल है, कहीं ऐसी जगह पे काम करें जहाँ ओवन है बहुत, वहाँ पे 1000 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसी जगहों की बात बोल रहा हूँ। विजिबिलिटी ज़्यादा कुआं हुआ हो, अगर आप उसमें काम करेंगे क्या होगा, दिखेगा ही नहीं आपको कि लोड कहाँ गया, ऊपर उठा दिया क्रेन का, आपको हुक ही नहीं दिख रहा है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। साथ में अगर ऊपर में ओवरहेड लाइन है तो उसको भी थोड़ा ख्याल करना है कि अगर ओवरहेड लाइन होगा तो क्या होगा, क्रेन से जब लोड उठाएंगे तो उसमें अगर प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो उसमें पावर आ जाएगा, पावर आएगी तो सबकी जान की खतरे हो जाएंगे। उसके बाद जो है अनइवन और अनस्टेबल सरफेसेस, अगर कहीं भी हम सामान उठाते हैं तो वहाँ पे अगर लोड मतलब क्रेन जो है सही जगह पे खड़ा ना हो, ऊपर नीचे सरफेस हो, या सामान को ही उठाना है बहुत ऊंचा नीचा है, तो क्या होगा, गिरने का हमेशा चांस रहेगा, लोड एक बराबर नहीं बैठेगा। तो ये सब भी हमें ध्यान देना है। कई कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ बहुत सारे केमिकल हो या ऐसा कोरोसिव एटमॉस्फेयर होता है, तो वो जो आपका ना सीलिंग है, रिगिंग के जो कंपोनेंट है उसका क्या होता है, वो मतलब डैमेज कर देता है। यानी कैपेसिटी उसकी 1 टन उठाने की है, अब वो 1 टन नहीं उठा पाएगा, वो उठाएगा 700-800। कई जगह जहाँ एसिड होता है, एसिड लगने से पता नहीं चलेगा लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगा उसमें। कई जगह पे मान लेते हैं कोरोसिव केमिकल्स वगैरह हैं, वो क्या होगा, सीलिंग को, बेल्ट को बर्बाद कर देगा, और मतलब उसकी कैपेसिटी उसके अनुसार डाउन हो जाएगी। तो हमको ये चीज़ भी ध्यान देना है कहीं भी अगर कोई सामान उठा रहे हैं तो। जैसे कि मैंने बताया टेम्परेचर तो ध्यान देना ही है, और वही चीज़ यहाँ पे पॉलिस्टर बेल्ट वगैरह का है ना। उसके बाद जो है आई बोल्ट को हम लोग कैसे सही से यूज़ करना है। इसको आई बोल्ट जनरली आप देखेंगे ना मोटर वगैरह में लगा रहता है, मोटर या पैनल में ऊपर में, या बहुत सारे इक्विपमेंट आपके साइड पर अलग अलग होंगे, तो उसमें ये लगा रहेगा आई बोल्ट। और आई बोल्ट को सही से अगर नहीं उठाना ये टूट जाता है ना,
जैसे कि देख पा रहे हैं ये सेडल विथ नट है, शोल्डर मशीनरी नॉट शोल्डर्ड विथ नट है। इसको आप सीधा उठाते हैं ना तो पूरा कैपेसिटी में उठाएगा, है ना, और सही काम करेगा। लेकिन आप जैसे ही इसको तिरछा उठाएंगे ना तो यहाँ से बेंड होकर टूट जाता है इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, अगर ये पूरा ऐसा है तो इस तरह से उठाएंगे तो इस पूरा पूरा कैपेसिटी लेगा, लेकिन इस तरह से उठाएंगे यहीं पे वीक हो जाएगा और ये टूट जाता है यहाँ से। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान देना है उठाने के टाइम में, नहीं तो एक्सीडेंट या मतलब कि सामान गिरने का हमेशा चांस रहेगा। ये जैसे कि वही सेम फिगर है यहाँ पे उठाने का, आप देख रहे हैं कि ये सही तरीका है। और अब आइए जानते हैं वायर रोप सीलिंग के बारे में। वायर रोप सीलिंग तो आपने देखा ही होगा अपने साइटों पे, और उसमें आप बीच में एक कोर होता है और इस तरह के स्ट्रैंड होते हैं, उसमें छोटे पतले पतले तार होते हैं, है ना, और इस तरह से वो बना होता है। चूँकि ये लचीला ज़्यादा होता है तो आप इसके नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे। वायर रोप सीलिंग का भी उठाने का आप देख रहे हैं ना कि जैसा उठाएंगे ना उसका फैक्टर वैसा ही होगा, यानी कि वर्टिकल में तो सीधा उठा लेगा, मतलब सीधा पूरा पूरा कैपेसिटी, चोकर में उसके अनुसार कैपेसिटी होगी, बास्केट में उसके अनुसार। जैसा कि आपने उसमें बेल्ट का देखा था ना चार्ट, जस्ट वैसे ही है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा कितना उठा पाएगा। तो वो चीज़ें आपको ज़रूर कंसिडर करना है उठाने के टाइम में। ये जो वायर रोप है ना, इसमें भी आप कोर अलग अलग होते हैं, कई कई जगह फाइबर कोर के बने होते हैं, मतलब इसमें फाइबर कुछ रहेगा, मतलब मेटल नहीं रहेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे वायर बीच में रहेगा, इसको वायर कोर बोलते हैं। और वायर कोर में भी आप देख रहे हैं दो तरह के हैं ना, इंडिपेंडेंट वायर कोर है और वायर स्टैंड कोर है। आप देख ही रहे हैं कैसा अंदर में इसमें वायर की बिनाई हुई है। तो इसका जो घुमाव है ना उसके अनुसार भी इसका अलग अलग होता है, कोई लेफ्ट साइड में घुमा रहता है, कोई राइट साइड में घुमा रहता है ना। तो इसी को ले बोलते हैं। अगर किसी वायर को काटना हो, आप देखे होंगे कि वायर को काट के हम बहुत सारा उसके आई वगैरह बनाते हैं और सीलिंग बनाते हैं। तो काटने का तरीका ये है कि आपको पहले वायर से दोनों तरफ बांध के, और बांधने के बाद तब जाके उसको काटना है। ऐसे हम इस तरह से वायर रोप बनाते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से आई। तो ये जो बोल्ट है ना, मतलब कि ये जो क्लैंप है, क्लिप है ना, क्लिप बोलते हैं, ये क्लिप को लगाने का एक तरीका होता है। तो इसमें 3 तरीके दिए गए हैं, आप तीनों में से कोई यूज़ करेंगे साइड पे, लेकिन क्या सही है क्या गलत है कैसे मालूम चलेगा। तो सही वही होता है जो कि आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन, ऊपर वाले को लाइफ लाइन और नीचे वाले को बोलते हैं डेड एंड, है ना। और ये जो है आपका राइट वे है, सेडल ऑन द लाइव एंड। हमेशा ये जो सेडल का बोल्ट है ना ऊपर साइड रहना है, सॉरी नट जो है वो नट वाला हिस्सा ऊपर साइड रहना है, और तभी ये सही है और ये तभी काम करेगा अच्छे से। नहीं तो क्या होगा, ये दोनों तरीका आप यूज़ करते हैं तो उसकी सरकने का हमेशा चांस रहेगा। जब भी हम इस तरह का वायर रोप सीलिंग का यूज़ करते हैं ना, क्या होता है ये बांधते हैं ना यहीं से कमज़ोर हो जाता है। और अब मान लेते हैं इसका कैपेसिटी 1 टन है, लेकिन यहाँ पे ये बांध दिया ना, अब 1 टन नहीं उठा पाएगा ये, मतलब कि 800-900 पे यहीं से टूट जाएगा यहीं से। तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला इस तरह का जो सीलिंग बना के यूज़ करने में परेशानी ये है कि कैपेसिटी कम हो जाता है, पूरा 100% कैपेसिटी नहीं रहता है। तो अब ये जो अपना, जैसा कि आपने देखा उसमें जो क्लिप था, वो क्लिप की कितनी दूरी होनी चाहिए। तो क्लिप का दूरी जो बताता है वो है कि आपका 6D, यानी कि मान 1 इंच का है तो 6-6 इंच पे लगा दीजिए इस तरीके से। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, इसको पास में ही ला के जोड़ देते हैं, और अगर पास में ही जोड़ दें तो फिर क्या होगा, मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो ये भी एक तरीका है करने का। नया रिगर रहेगा तो इस तरीके से काम करेगा, है ना, 2 वायर को लाके ऐसे फटाफट जोड़ देगा, हाँ हो गया तैयार, अब उठाओ इससे। लेकिन ये क्या है, गलत है। इस तरीके से हमेशा प्रयोग करना चाहिए, ये सही तरीका है। आप देख रहे हैं ना, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि कोई भी जो सीलिंग बेल्ट जो भी रिगिंग इक्विपमेंट है वो बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें 5 टन लिखा है तो 5 टन के बाद जाने के बाद वो टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो चेन सीलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 4 होता है, यानी कि अगर उस पर 1 टन लिखा है यानी कि वो 4 टन उठाएंगे तब जाके टूटेगा। वायर ऑफ सीलिंग का 5 होता है, यानी कि जब 5 टन उठाएंगे तब जाके टूटेगा। वेबिंग सीलिंग का 7 होता है, यानी कि 7 गुना लोड देंगे तब जाके टूटेगा। तो ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब कि कितना गुना ज़्यादा लोड पे जाके वो टूटेगा। तो ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है, जब हम लोड को उठाते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मान लेते हैं कि
अगर आपको ऐसा कोई सीलिंग है जिसका कैपेसिटी नहीं मालूम है तो आप कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं बहुत सारा सीलिंग होता है जिस पे कुछ टैग भी नहीं लगा है, पंच करके भी नहीं लिखा है, तो आप कैसे मालूम चलेगा। तो उसका एक फार्मूला ये है कि सीलिंग कैपेसिटी जब आप निकालेंगे तो उसको इंच में नाप लीजिए, और इंच में नापने के बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए, माने इंच से इंच में गुणा कर दीजिए और उसके बाद 8 से गुणा कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 इंच का सीलिंग है तो 1 से गुणा किया तो कितना हुआ 1, और 8 से गुणा किया तो कितना हो गया 8, यानी कि 8 टन हो गया इसकी कैपेसिटी। उसी प्रकार मान लेते हैं कि अगर आपको इंच में नहीं नाप रहे हैं, अगर आप नाप रहे हैं mm में यानी कि मिलीमीटर में, तो आप इसमें अगर नाप रहे हैं तो आपको इसको स्क्वायर करके 12.4 से गुणा करना है ना। और ये जो आएगा वो किस में आएगा केजी में। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 इंच में होता है क्या 25.4, और 25.4 को स्क्वायर करके 12.4 से अगर गुणा करते हैं तो इतना आता है, यानी कि लगभग 8 टन, यानी कि दोनों रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं। लेकिन कैपेसिटी निकालने के टाइम में आपको जब नापेंगे तो कौन सा सही तरीका है कौन सा गलत, तो ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है, तो हमें सही तरीके का यूज़ करना है। अब ये कुछ डिफेक्ट्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एब्रेशन है, उसके बाद इसको बोलते हैं कोरोजन हो गया है, इसमें जंग लग गया है, इसको बोलते हैं कोर प्रोट्रूजन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तार टूट गया है, इसको फटिंग कॉज फेलियर बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह गांठ बन गया है ना, तो ये गांठ से भी स्ट्रेंथ कम हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप खुल गया है ये पूरा, तो खुलने से भी क्या है कि स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जैसे देख रहे हैं कि वायर यहाँ यूज़ करते करते घिस गया है, अगर ये घिस गया है, अगर 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा उसका घिस गया है तो हमें इसको चेंज कर देना चाहिए। वायर टूट गया है तब भी हमें चेंज कर देना चाहिए, है ना। इस तरह का मान लें देख रहे हैं कि इसमें क्या है जाल टाइप का बन गया है, तो इसको भी चेंज करना है। इसका देख रहे हैं डायमीटर कम हो गया, इस तरह गांठ बन गया है। इस तरीके से कुछ डिफेक्ट हैं जिसमें हमें सीलिंग को चेंज करना है, नहीं तो उसका पूरी कैपेसिटी में उठा नहीं पाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि वायर रोप को हम ब्रिडल वेज सॉकेट में लगाते हैं, तो वेज सॉकेट में लगाने के टाइम में ये क्या है, इस तरह से लगाने से ये सरक जाएगा। तो अंदर में एक ब्रिज वेज रहता है, और इस वेज में लगाने के लिए आपको ये सही तरीका है ना, या आप इसको ला के ऐसे घुमा के लगाएंगे। ये जनरली आप देखेंगे क्रेन के पास, क्रेन के हुक के आसपास रहता है, तो ऐसे ये सही तरीका है। तो इसमें सही तरीका है क्या गलत तरीका है, तो ये पहला गलत है, बाकी सब चीज़ें सही है। तो ये हमें ध्यान देना है। हुक में जब हम अपना सीलिंग या बेल्ट लगाते हैं तो भी हमें ध्यान देना है कि कैसे लगाना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे लगाना चाहिए। ये सही तरीके हैं कुछ। हमें ये देखना है कि ज़्यादा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये हुक लैच भी रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये पूरा सीलिंग कभी बाहर आ जाएगा। और इसके जो यहाँ पे मान लेते हैं लगाते लगाते सीलिंग घिस जाता है, तो ये 10% ज़्यादा घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो चेंज करना है। ये भी ज़्यादा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, 15% ज़्यादा खुला हुआ नहीं, मतलब जितना इसकी है उसका 15% मैक्सिमम थ्रोट ओपनिंग होनी चाहिए। इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है कभी कभी सीलिंग पे ज़्यादा, हुक पे ज़्यादा लोड पड़ने पे, तो ये 10% ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम करते करते थोड़ा तो ट्विस्ट तो होगा, लेकिन उतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होना है, नहीं तो स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा और नहीं उठा पाएगा। वैसे ही आप देख रहे हैं कि अगर डी सेकल वगैरह हुक में लगाते हैं तो ये सही तरीका है, यानी कि आप देख रहे हैं ना ये गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पे वायर रोप जैसे ही चलेगा ना ये खुल के निकल जाएगा और लोड गिर जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा बैलेंस नहीं हो पाएगा, और ये एक सही तरीका है। इसमें जहाँ भी गैप है तो वाशर भी हमको देना है ताकि इधर उधर न भागे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्रेन के हुक में अगर हम लोड सेंटर में देते हैं, यानी कि ये सेंटर है और ये उसका पूरी तरह सीधा करने के बाद ये सेंटर है, तो अगर यहाँ पे देते हैं तो 100% कैपेसिटी, यानी कि मान लेते हैं ये 5 टन का हुक है तो 5 न उठाएगा। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो इससे कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसी प्रकार कैपेसिटी यहाँ 70%, यहाँ 40%। तो हमें क्रेन के हुक में भी लोड प्रॉपर बीच में, यानी कि यहाँ पे फिट करना है। ये देख रहे हैं कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं फंसाना है, ये तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, इस तरीके से भी नहीं करना है, इस तरीके से भी कोई सामान नहीं उठाना है, इस तरीके से भी आप देख रहे हैं ये जो भी है इस तरह के चेन को बांध के भी लोग उठाते हैं, छोटा करते हैं, ये तरीका गलत है, ये भी गलत है। ये देख रहे हैं कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, और ये डी साइकिल का यूज़ के बारे में बता रहे हैं। ये क्या है बो साइकिल है, और ये डी टाइप का बना रहेगा ना तो इसको डी साइकिल बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ये आप देखेंगे कि जो पुली होता है वो भी कई तरह का होता है। इसको एक घर का पुली बोलते हैं, यानी कि सिंगल स्लीव। स्लीव मतलब सिंगल स्लीव मतलब क्या है कि एक घर है ना, ये इसमें दो रस्सी फंस जाएगा, इसको डबल स्लीव बोलते हैं। और ट्रिपल ये 3
ये क्या होता है, अब अपना लिंक है ना, यानी कि लिंक होता क्या है, तो लिंक होता है एक क्लोज लूप डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है किसको, चेन को, रोप को, वायर रोप, सिंथेटिक सीलिंग, ये सब को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, मास्टर लिंक है ये सब, ठीक है। तो ये सारा वैसे ही है, और इस पर भी कैपेसिटी लिखा रहेगा, जितना कैपेसिटी रहेगा उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ये डी साइकिल का प्रयोग देख रहे हैं कैसे किया जा रहा है। डी साइकिल वगैरह में ये डी या बो, ये चूँकि बो है, ये कन्फ्यूज नहीं होना है, जब बो टाइप का रहेगा तो बो, और ऐसा रहेगा तो सीधा डी टाइप का तो डी रहेगा, ये सीधा रहेगा यहाँ पे। तो इसमें कोई अलग से बोल्ट नहीं लगाना है, नहीं तो होता क्या है कि बोल्ट लगाने से इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे घिसा हुआ नहीं होना चाहिए 10% ज़्यादा। तो ये सही तरीका है, ये सही तरीका लगाने का, और ये गलत तरीका है। गलत तरीका नहीं बोल सकते है ना, लेकिन इसमें क्या है ना कि पूरा सीधा उठाएंगे ना तो पूरा 100% कैपेसिटी, अगर तिरछा उठा रहे हैं तो इसमें लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, ये ध्यान देना है हमें। यहाँ पूरा कैपेसिटी, यहाँ भी पूरा कैपेसिटी, बट यहाँ कम कैपेसिटी। देखिए ये सही तरीका, ये गलत तरीका, क्योंकि ये कभी भी बोल्ट खुल जाएगा यहाँ पे, ये सही तरीका और ये गलत तरीका। जब भी हम सीलिंग बेल्ट से कोई सामान उठाते हैं ना तो उसके कोने से, यानी कि लोड का जो सामान, जो भी सामान रहेगा उसका कोना हो सकता है नुकीला हो, और हमेशा वो कटने का चांस रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें सॉफ्टनर का यूज़ करते हैं, इस तरह का सॉफ्टनर लगा देते हैं ताकि वो चीज़ कटे नहीं, और जब कटेगा नहीं तो क्या होगा, लंबा चलेगा। तो ये हमें ध्यान देना है, लोड सॉफ्टनर ज़रूर लगाना है। और लोड सॉफ्टनर पाइप को काट के भी लगा सकते हैं, लकड़ी भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसा भी चीज़ लगा सकते हैं जो जल्दी मतलब उस कोने को स्मूथली बैलेंस करे। अब जैसे कि मैं बताया कि इसको बोलते हैं चांपा, अपने यहाँ साइटों पे यूज़ करते हैं, चांपा बोलते हैं, और प्लेट लिफ्टिंग क्लैंप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्लेट को उठाने के लिए ये क्लैंप है, तो इसमें भी दो तरह का होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये सीधा सीधा उठा लेगा, इसको वर्टिकल क्लैंप बोलते हैं। ये क्या है, ये भी वर्टिकल है, देखो आप, जैसा सीधा है वर्टिकल, ये भी क्या है, वर्टिकल है। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब यहाँ पे प्लेट फंसेगा और ऐसे उठाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल। ये देखो कुछ हाथ से बनाया हुआ भी होता है, वो क्या है, उतना परफेक्ट नहीं होता है, उठाने से काम में चल जाता है, लेकिन इसमें जिस तरह का क्या है कि लोड उठने के बाद इसमें दबा दिया जाता है ना, वो चीज़ उसमें नहीं होता है। तो इसमें एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है। तो साइटों पे ये चीज़ तो अलाउ नहीं करना चाहिए, बट अगर सेफली इसको भी यूज़ किया जाए तो लोग करते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं स्टैंडर्ड चीज़ों को प्रयोग करें ताकि एक्सीडेंट का चांस और भी कम हो जाए। ये देख रहे हैं ना, ये सीधा उठा रहा है, यानी कि ये वर्टिकल है ये, और ये हॉरिजॉन्टल क्लैंप है। जैसा कि आप इस फोटो में वही चीज़ को दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा बैड प्रैक्टिसेस है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भी यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, टर्न बकल। एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है, टेंशन को एडजस्ट करता है, रोप में, केबल में, रॉड में, अदर। तो ये जो है आपको देख रहे हैं, ये आई टू आई है, जॉ टू आई है, जॉ टू जॉ है, हुक आई है, हुक हुक, दोनों साइड हुक। तो आप जैसा काम हो वैसा यूज़ कर सकते हैं, इसको उठाने के लिए नहीं, बस टेंशन देने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि लिफ्टिंग बीम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है लिफ्टिंग बीम और एक होता है स्प्रेडर बीम। दोनों में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, रिजिड बीम बोलते हैं इसको, या लिफ्टिंग बीम भी है। इसमें क्या है कि आपको इसमें बेंडिंग रहेगा, यानी कि यहाँ से उठाएंगे, लोड यहाँ पे पड़ेगा तो ये यहाँ से यहाँ पे बेंड होगा, है ना। जबकि इसमें क्या होता है स्प्रेडर में, कि यहाँ पे उठाते हैं तो ये और ये दोनों को इधर दबाना चाहेगा, इस पर कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है। तो ये दोनों में अंतर है आपको रिजिड बीम में। ये क्या होता है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक बराबर लोड पड़े चारों तरफ, तो इसको हम लोग जैसे कुछ लंबा कोई सामान उठाना है, कुछ टैंक उठाना है, कुछ ऐसा प्लेट उठाना है, तो हम लोग इस तरह का यूज़ करते हैं जिसमें कि लोड जो है चारों तरफ एक बराबर पड़ता है और वो प्लेट झुकता नहीं है या बेंड नहीं होता है। तो स्प्रेडर बीम भी आप साइटों पर देखेंगे काफ़ी यूज़फुल है, और इसकी भी जो कैपेसिटी है, ये सब कैपेसिटी वगैरह हमें ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जब भी हम लोड को उठाते हैं तो आप देखे होंगे कि हम लोग उसमें रस्सी बांधते हैं, और उसको हम लोग टैग लाइन बोलते हैं। कई जगह टैग लाइन भी बोलते हैं, कई जगह पे गाइड रोप भी बोलते हैं, कई जगह घाई रोप भी बोलते हैं, लेकिन काम सबका एक ही होता है। तो ये क्या है, एक सॉफ्ट लाइन होता है, ये लोड को लिफ्ट करने के लिए नहीं होता है, ये बैलेंस करने के लिए होता है। यह क्या करता है, ये घूमे नहीं, मतलब ज़्यादा ना घूमे, इसके लिए इसको लगाते हैं कंट्रोल करने के, मिनिमाइज द मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस लोड को
मोमेंट को रोकने के लिए, हम बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि टैग लाइन भी काफ़ी यूज़ है, इसको सॉफ्ट लाइन भी हम लोग बोलते हैं। जब भी हमें लोड लिफ्ट करना है तो हमें क्या बोला था मैंने कि वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कोई पावर का लाइन ना हो। तो पावर का लाइन ना हो तो आप अगर पावर का लाइन हो भी तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी है यहाँ पे कि अगर पावर का लाइन हो तो आपको उतना क्लियरेंस मेंटेन करना है। जैसे कि अगर 50 किलो वोल्ट हो तो आपको 10 फीट की दूरी, जैसे मैं रेलवे में काम करता था वहाँ पे 25 किलो वोल्ट था तो वहाँ पे हम लोग 2 मीटर की दूरी मेंटेन करते थे। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं इतना रेंज दिया गया है, ये दूरी भी दिया है, ये है क्या है क्लियरेंस। अगर आप क्लियरेंस मेंटेन नहीं करेंगे ना तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जंप होकर आ जाएगा क्रेन में और आपको शॉक लग सकता है। तो ये है, इसलिए इसको ये क्लियरेंस को हम लोग प्रोहिबिटेड जोन भी बोलते हैं और इसमें कभी नहीं जाना है। यहाँ काम कर सकते हैं, बस इस जोन में एंट्री नहीं लेना है। जब भी हम काम करने जाएंगे ना तो आपको क्रेन हुक का सिग्नल ही मालूम होना है, यानी कैसे सिग्नल दे, क्या सही तरीका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 20 तरीके हैं, है ना, देने का। तो मैं इसका एक वीडियो इसमें अटैच करता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्रेन हुक का सिग्नल कैसे देना चाहिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं होस्ट में इस तरह का सिग्नल होगा, लोअर है, स्टॉप है, इमरजेंसी स्टॉप है। रेज बूम में आप कैसे इशारा करेंगे, लोअर बूम में आप कैसा इशारा करेंगे, रेज बूम, लोअर लोड, लोअर बूम, रेज लोड, स्विंग राइट, स्विंग लेफ्ट, और होस्ट स्लोली, लोअर स्लोली, रेज बूम स्लोली, लोअर बूम स्लोली, रिट्रैक्ट बूम, एक्सटेंड बूम, यूज ऑक्सिलरी, यूज मेन, डॉग एवरीथिंग, ट्रेवल ऑन ट्रैक, ट्रेवल बोथ ट्रैक एंड ट्रेवल। इतने सिग्नलों के बारे में, यानी कि लगभग 22 सिग्नल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यूज मेन आप इस तरह का इशारा करेंगे, और लोअर बूम एंड रेज लोड का आप इस तरह से इशारा करेंगे, होस्ट स्लोली आप इस तरह का इशारा करेंगे, स्टॉप के लिए आप इस तरह का इशारा करेंगे, लोअर सिग्नल, एक्सटेंड बूम सिग्नल, लोअर बूम स्लोली सिग्नल, स्विंग राइट सिग्नल, लोअर स्लोली सिग्नल, ट्रेवल सिग्नल, लोअर बूम सिग्नल, होस्ट सिग्नल, ट्रेवल वन ट्रैक सिग्नल, रेज बूम सिग्नल, स्विंग लेफ्ट सिग्नल, ट्रेवल बोथ ट्रैक सिग्नल, रेज बूम एंड लोअर लोड सिग्नल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रिट्रैक्ट बूम सिग्नल यानी बूम को अंदर करना, डॉग एवरीथिंग यानी काम बंद करो, चलो लंच करते हैं, सभी काम को स्टॉप करो, यूज ऑक्सिलरी यानी कि 2 तरह का हुक है, उसमें ऑक्सिलरी जो होस्ट है उसको यूज़ करना है, रेज बूम स्लोली, बूम को ऊपर धीरे धीरे उठाना है। हैंड सिग्नल का प्रयोग काफ़ी वाइडली किया जाता है, लेकिन कई जगहों पे वॉकी टॉकी का भी प्रयोग करते हैं जिससे एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो पाता है। लेकिन हैंड सिग्नल जहाँ भी कहीं नॉइस है, जहाँ भी क्रेन ऑपरेटर और सिग्नलर एक दूसरे को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और क्विक है, और इसमें मेन कि कोई किसी तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है और किसी तरह का इसमें ख़राब होने का भी कोई चीज़ चांस नहीं है, यानी कि सिग्नल परफेक्ट होता है। अगर सिग्नल